हेलो दोस्तों, मैं तरुण सक्सेना आप सभी का हमारे YouTube चैनल MIT हल्द्वानी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं और आशा करता हूं कि आपने हमारे पिछले एपिसोड देखे होंगे कि हम लोग एक न्यू एज करियर सीरीज फॉर 10+ स्टूडेंट चला रहे हैं। आज इसी क्षेत्र में हम लोग मेडिकल साइंस के सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे और इस एपिसोड में आज हमारे साथ हैं हल्द्वानी की चर्चित हस्ती डॉक्टर दानिश खान। सर, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वैसे सर किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सर का परिचय कराना माने दिया तले अंधेरा की बात करने जैसा होगा। सर ने अपने इस क्षेत्र में अपना एक बहुत अच्छा आयाम स्थापित किया है। पिछले काफ़ी वर्षों से आप डिफरेंट कॉन्फ्रेंस सेमिनार्स में आप देश विदेश में जो है पार्टिसिपेट करते रहते हैं। तो सर इसीलिए आज आपने हमें समय दिया इस पर चर्चा करने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं सर कि आप खुद इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो जो हमारे मेडिकल एस्पायरेंट हैं वो इस क्षेत्र में अपना करियर किस प्रकार बना सकते हैं, जरा संक्षेप में आप सर इसको प्रकाश डालिए। देखिए सर, जो मेडिकल फील्ड है इसकी शुरुआत तो मानव जाति के साथ ही हो गई थी, क्योंकि अब जब मानव की उत्पत्ति हुई, लोग हुए तो उनको बीमार भी होने थे, तो उस बीमारी का इलाज करने के लिए लोग चाहिए ही थे, जो कि पहले ज़माने में वैद्य और हकीम और इस टाइप के जो इलाज होते थे, क्योंकि इतना मॉडर्न साइंस डेवलप नहीं थी तो तभी से इसकी शुरुआत हो गई थी। तो ये जो अगर फील्ड की आप बात करें तो ये फील्ड तो बहुत बहुत ज़्यादा ब्रॉड है मेडिकल फील्ड। इसमें बहुत सारी, अब तो मॉडर्न साइंस के अलावा भी बहुत सारी पद्धतियाँ और भी हैं, जैसे आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी और एलोपैथिक, तो जैसा है आप जानते ही हैं। अब जहाँ तक इसमें करियर का सवाल है तो इसमें एक एग्ज़ाम होता है नीट का। तो जैसे इंजीनियरिंग के लिए आईआईटी एग्ज़ाम होता है, ऐसे ही मेडिकल के लिए एक नीट एग्ज़ाम होता है। इस नीट एग्ज़ाम के थ्रू ही सारे जितने भी कोर्सेज हैं मेडिकल साइंसेज के, उनमें एडमिशन्स मिलते हैं। तो अब उसमें जो टॉप रैंकर्स होते हैं उन्हें एमबीबीएस मिलता है, और उसके बाद फिर नीचे बहुत सारे और बीडीएस एंड ऑल सब रहते हैं। तो जो एंट्री मोड है वो एक ही है, नीट। जैसे हमारे ज़माने में, मैं यूपी बोर्ड हमारे टाइम में होता था, उस टाइम मैंने 2000 में 12 किया था, तो उस ज़माने में तो बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स के भी एग्ज़ाम होते थे। जैसे हमारे टाइम में सीपीएमटी होता था, फिर उत्तराखंड का यूपीएमटी होता था। तो अब सरकार ने सबको कंबाइन करके एक एग्ज़ाम कर दिया है। तो अब उसमें अगर कोई एस्पायरेंट है तो उसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि मेहनत करें और जी तोड़ मेहनत करें। तो मेहनत ही एक सक्सेस के लिए की है, और उसमें ज़रूरी नहीं है कि सब लोग एमबीबीएस के लिए ही ट्राई करें, ट्राई तो करें, लेकिन अगर कभी किसी का सिलेक्शन एमबीबीएस में नहीं भी हो पाता तो उसमें अदर कोर्सेज की भी अच्छी खासी वैल्यू होती है। मेन चीज़ ये है कि आप किसी भी चीज़ को कितना दिल लगा के करें। तो जैसे एमबीबीएस के बाद बीएमएस है, डेंटल है, बैचलर इन फिजियोथेरेपी है, बैचलर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, फिर उसमें मास्टर्स कोर्सेज हैं, बहुत सारे एलाइड साइंसेज के कोर्सेज हैं, बहुत सारे पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं। और एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हर किसी को ये लगता है एस्पिरेंट को कि बस मैं एमबीबीएस करने के बाद ही राजा बाबू बन जाऊँगा, तो ऐसा नहीं है। हर प्रोफेशनल की मेडिकल फील्ड में अपनी अपनी जगह पूरी डिमांड और पूरी नीड। तो इसलिए कोई निराश और हताश होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर किसी का एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो वो बाकी काम भी कर सकता है। तो सर जैसा कि देखा गया है, जैसे स्टूडेंट आप भी कह रहे हैं कि सभी लोगों का, क्योंकि सीट्स के लिमिटेशंस हैं, तो सभी का जो है एमबीबीएस में सिलेक्शन पाना मतलब मुमकिन नहीं है। तो अलग फील्ड्स में भी वो डिफरेंट जो ब्रांचेस हैं मेडिकल साइंसेस के, उसमें अपना करियर बना सकते हैं। फिर भी मैं आपसे एक क्वेश्चन रखना चाहता हूँ कि किस प्रकार से बच्चे किस सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज करें कि जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन जनरली नहीं हो पाता है, और किन सब्जेक्ट में बच्चे वीक रह जाते हैं। बायो तो ऑब्वियस है कि बायो स्ट्रीम के अंदर तो उनका बायो गुड होता है, तो किन सब्जेक्ट्स को ध्यान में देखते हुए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है? तरुण सर, बहुत अच्छा सवाल है आपका, बड़ा यूजफुल सवाल है। देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है हम बायोलॉजी वाले लोग होते हैं, मेडिकल फील्ड वाले, और हम लोगों का फिजिक्स थोड़ा कमज़ोर रहता है, टू बी वेरी फ्रैंक। राइट।
तो और फिजिक्स ही मुझे लगता है किसी भी मेडिकल एग्जाम में, जैसे हमारे टाइम में तो बहुत होते हैं, अब नीट है, डिसाइडिंग फैक्टर होता है सर। जी तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी बच्चों को फिजिक्स पे स्पेशल थोड़ा सा एम्फेसाइज रखना चाहिए। और फिजिक्स खैर मेरा तो एक फेवरेट सब्जेक्ट भी रहा है। तो जहाँ तक मेरी समझ में आता है, फिजिक्स के कंसेप्ट का जो इम्पोर्टेंस है उसको समझना पड़ेगा स्टूडेंट को। फिजिक्स इज फुल्ली कंसेप्चुअल बेस्ड यू कैन से सब्जेक्ट। और फिजिक्स को जनरली लोग क्या करते हैं कि रटने की कोशिश करते हैं। तो फिजिक्स रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। बिल्कुल। फिजिक्स में कंसेप्ट अगर आपकी समझ में आ गया तो आपकी समझ में सब आ गया, समझ लो। उसमें फिर आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं और कंसेप्ट से जो डेरिवेशंस हैं वो भी सारे कर सकते हैं। तो मुझे लगता है फिजिक्स पे पकड़ मजबूत कीजिए। बायोलॉजी तो हम लोगों की वैसे ठीक ठाक ही होती है। और केमिस्ट्री में भी एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब्जेक्ट होता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन बायोलॉजी वाले थोड़ा सा उसमें मुझे लगता है कमज़ोर रहते हैं। तो फिजिक्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये दो सब्जेक्ट पे आप अपना कमांड रखिए और सफलता आपके कदम चूमेगी। बिल्कुल सर, जैसा कि मैं भी एक टीचर हूँ और डिफरेंट एस्पायरेंट्स को मैं भी पढ़ाता हूँ, तो मैंने भी यही देखा है कि नीट में जो टॉपर रैंकर भी होता है सर, वो भी उनके सबसे कम मार्क्स, सबसे राइट क्वेश्चन कम जो होते हैं वो फिजिक्स में ही रहते हैं। तो फिजिक्स की वजह से उनके सिलेक्शंस रुकते हैं, जैसा आपने बताया। तो फिजिक्स में व्यूअर्स आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बंच ऑफ क्वेश्चंस होता है जो एक दूसरे से रिलेटेड रहता है, तो उस पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। सर, जैसे कि अभी क्या हुआ कि ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक अभी सारे एग्जाम्स बहुत आगे बढ़ गए। तो इस समय में क्या हो रहा है, स्टूडेंट को भी थोड़ा एग्जर्शन हो रहा है चीज़ों को तैयार करने में, बार बार रिवाइज करने में। तो इस कंडीशन में आप स्टूडेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो अपने आप को किस प्रकार से तैयार रखें, अपने आप को कैसे फिट रखें? देखिए सर, अभी जो प्रेजेंट कंडीशन है कोविड-19 पैंडेमिक, तो अभी ये पैंडेमिक का मतलब होता है कि मल्टी नेशनल एक डिजीज जो कि अलग अलग कंट्रीज में हो गई है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पैंडेमिक है, आज से पहले भी 100 साल पहले भी 200 साल पहले भी बहुत सारी पैंडेमिक प्रॉब्लम्स आई हैं और आके चली गई। तो पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसकी वैक्सीन आएगी और वैक्सीन आने के बाद ये पूरी तरीके से जाने की इसकी पूरी चांसेस हैं। मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल हेल्थ पे विशेष ध्यान देना है, फिजिकल हेल्थ पे विशेष ध्यान देना है। घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। देखिए, एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है। राइट। ठीक है, तो इसलिए आपको फिजिकल अपना एक्सरसाइजेस कम से कम 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना आप कर सकते हैं कंटिन्यूटी में रखिए। योगा मेडिटेशन हमारी संस्कृति है, उसको फिर से जिंदा कीजिए। नहीं करते हैं तो कीजिए, और अगर करते हैं तो कंटिन्यू कीजिए। ये सारी चीज़ें कीजिए। तो इन सब चीज़ों को करने से अपना मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ मेंटेन रखने की वजह से हम इस लड़ाई में जीत जाएंगे। राइट सर, डेफिनेटली अगर आपका स्वास्थ्य और आपका मस्तिष्क दोनों साथ है तो ऐसी कोई लड़ाई नहीं है जो हम नहीं जीत सकते। ये सर का कमेंट बहुत अच्छा कमेंट है और आपके लिए डेफिनेटली बहुत वैल्यूएबल साबित होगा। सर, एक और क्वेश्चन है, मेरा अपना पर्सनल क्वेश्चन भी है एज ए नागरिक, भारत के नागरिक होने के नाते, कि वर्तमान परिवेश में हमने देखा कि हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना तैयार नहीं था और तो इसलिए हमें काफ़ी लॉकडाउन करना पड़ा। अगर हो सकता है कि अगर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता तो हम शायद लॉकडाउन की परिस्थितियों से ना गुजरते, हमारा देश इन्फ्लेशन की कंडीशन में ना आता। तो आप इस पर कैसे विचार रखते हैं आप? बहुत अच्छा सवाल तरुण सर आपका। देखिए सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो सरकार है तो काफ़ी अच्छा काम कर रही है और काफ़ी स्थितियों को संभालने की कोशिश की गई है और स्थितियाँ संभल भी रही हैं। राइट। तो पहली बात तो ये कि हम सब कुछ गवर्नमेंट पे नहीं डाल सकते। हमारी एज अ सिटीज़न, जिम्मेदार नागरिक, हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं जिनको हमें पूरा करना होगा। तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखिए और हैंड्स और सैनिटाइज़र एंड ऑल उन सब का इस्तेमाल करते रहिए। अच्छा, दूसरा जो आपका सवाल आया था कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या कर सकते हैं,
तो देखिए सर, ये थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण बात है हमारे लिए कि हमारे देश में जो बजट आता है, तो उस बजट में हमारा एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम, इसका जो बजट रहता है सर, वो मिनिमम रहता है। राइट। तो ये थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो और जैसे जो भी जिन चीज़ों में पैसा लगता है, राइट। उनसे थोड़ा सा ज़्यादा पैसा हमें अपने मेडिकल और एजुकेशन पे लगाना चाहिए, स्पेशली मेडिकल पे। जैसे अभी हम एग्जांपल ले लें कि हमने माना कि अभी यूएस में और यूरोप में उधर बहुत ज़्यादा केसेस हैं, लेकिन उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे अच्छा है। राइट। अब केसेस हमारे यहाँ भी बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हम अभी डेवलपिंग कंट्री हैं, वी आर डूइंग वेरी गुड, लेकिन हम थोड़ा सा इसको और अच्छा करने के लिए इस सेक्टर में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वेंटिलेटर्स, और जो नए हॉस्पिटल्स हैं, और हॉस्पिटल्स में जो फैसिलिटीज हम प्रोवाइड कर सकते हैं, डॉक्टर्स, उनकी एजुकेशन एंड ऑल, इस चीज़ को थोड़ा वर्कआउट और होता तो शायद हमारी कंडीशन कुछ और बेटर होती। लेकिन उम्मीद है कि अब इसके बाद, कोविड-19 पेंडेमिक के बाद, हम लोग शायद इस पे ज़्यादा अच्छा काम करेंगे, और मेरी सरकार से ये गुजारिश भी रहेगी कि वो इस पर थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान दें। बिल्कुल सर। सर, हमारे व्यूअर्स को आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस व्यूअर्स, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए आपका। मैसेज यही है कि घर में रहें, स्टे होम, स्टे सेफ, सैनिटाइज़र यूज़ करते रहिए अपने लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, और इससे घबराए ना, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, अपनी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ को बना के रखिए।